तो हाँ जी, मेरे प्यारे फ्रेंड कैसे हो आप सभी लोग? तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जेके तिवारी गुरुकुल की इस बेहतरीन क्लास में। सो भाई आज हम आप लोगों को क्या आपके साइंस का क्या मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाले हैं ना। इससे पहले अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैंने मैथ्स का एक मॉडल पेपर सॉल्व करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उसे तो जरूर आप देख लीजिएगा जाकर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक बेहतरीन मार्क्स लाने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका आखिर कैसा पेपर आने वाला है, किस पैटर्न का पेपर आएगा, है ना। सो वो जानने के लिए और बेहतरीन मार्क्स लाने के लिए मॉडल पेपरों को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। आया समझ में? क्योंकि अगर आप मॉडल पेपर सॉल्व करते हो ना और मॉडल पेपर को एक पेपर के टाइम के अनुसार सॉल्व करते हो, एक पेपर की फीलिंग लेकर सॉल्व करते हो ना, तो आप समझ लो कि आपको कोई भी बेस्ट मार्क्स लाने से रोक नहीं सकता। आया समझ में? सो भाई क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पूरा का पूरा मॉडल पेपर हम लोग एक एक प्रश्न के साथ सॉल्व करने वाले हैं। बट इससे पहले मैथ्स वाला जो मॉडल पेपर हमने सॉल्व कराया था उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण हमने क्या किया, मजबूरी में उसके 3 पार्ट बनाए थे, है ना। तो वैसे ही आज हम आप लोगों को ये मॉडल पेपर का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें पूरा का पूरा एमसीक्यू विथ कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। अगर ऑप्शन ये राइट है तो कैसे राइट है, और अन्य ऑप्शन रॉन्ग है तो वो कैसे रॉन्ग है। आया समझ में? एकदम पूरा का पूरा हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं, है ना। और इसमें हम केवल आप लोगों को क्या बताएंगे, एमसीक्यू ही बताएंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, आपको अन्य थ्योरेटिकल क्वेश्चनों को बताया जाएगा। है समझ में? क्योंकि आप समझ सकते हो कि हमारा जो दिल है वो बहुत बड़ा है ना। केवल हम आप लोगों के लिए मेहनत करना चाहते हैं बस। बट अभी हमारे पास सुविधा नहीं है कि हम आपको 4-4 5-5 घंटे की क्लास एक साथ रिकॉर्ड करके दे सकें। आया समझ में? हमने सोचा तो था मगर हो नहीं पाया हमसे, इसलिए हमने मजबूरी में मैथ्स की डबल तिबल क्लास बनाई, है ना। तो आज ही हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या होगा। ये फर्स्ट लेक्चर होगा जिसमें आपको एमसीक्यू सॉल्व कराया जाएगा, और अन्य लेक्चरों में क्या होगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जाएगा, है ना। सो आप लोग ये समझ लो कि अगर बेहतरीन मार्क्स लाना है ना तो इस सेक्शन को आपको लास्ट तक देखना है और आने वाले अन्य सेशनों को भी देखना है। आया समझ में? और आप अच्छी तरीके से हमारा सपोर्ट करना स्टार्ट कीजिए। हम आपसे गारंटी लेते हैं कि अगर आप हमारा सपोर्ट करते हो ना तो आपका सपोर्ट व्यर्थ नहीं होगा, और आपके लिए हम जरूर से जरूर कुछ बेहतर करने वाले हैं, और बेहतरीन स्टडी आपको करवाकर आपको बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स दिलाया जाएगा। ओके, सो बगैर टाइम बर्बाद किए अब आपकी क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है ना। अब आपकी क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है। बस आप ये समझ लो कि अब आपको नहीं भटकना है, ये आपका गोल्डन टाइम है। अगर इस समय आपने अपना समय बर्बाद किया तो आप समझ लो आपका बेहतरीन मार्क्स नहीं बन पाएगा। ओके, सो चलो स्टार्ट किया जाए क्लास को, और अंत तक तुम्हें क्लास देखना, आप ये समझ लो, है ना। सो समझो, पहला नंबर तो हम आज आप लोगों को क्या साइंस का मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं कि आखिर इसका पैटर्न कैसा है, कैसा हमारे बोर्ड एग्जाम में हमारा आता है ना, जो पेपर होता है। और खास करके बात बताया जाए तो क्वेश्चन तो हर बोर्ड एग्जाम के बच्चे देख सकते हैं, उसकी बात को अलग है। मगर अगर इस मॉडल पेपर के पैटर्न की बात किया जाए तो वो यूपी बोर्ड एग्जाम के अनुसार डिसाइड किया गया है ना। यूपी बोर्ड एग्जाम के अनुसार डिसाइड किया गया है, बट सिलेबस हर एक बोर्ड में वही होता है, एनसीईआरटी पैटर्न ही चल रहा है। तो अगर आप किसी अदर बोर्ड से हो तब भी आप इस सेशन को देख सकते हो, नो टेंशन। मगर अगर पैटर्न की बात किया जाए, पैटर्न तो यूपी बोर्ड के ही अनुसार है। बस क्वेश्चन आप भी समझ सकते हो, आप भी इसे अच्छे से समझ के पढ़ सकते हो और अपना बोर्ड एग्जाम में कुछ बेहतरीन मार्क्स बना सकते हो। आया समझ में? लेकिन पैटर्न की बात किया जाए तो यूपी बोर्ड के अनुसार ही है ना। तो समझो कैसे होता है, कैसे यूपी बोर्ड में आता है हमारा पैटर्न पेपर का, है ना। तो आप समझिए, अगर पैटर्न की बात किया जाए, है ना, पैटर्न की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इसमें क्या होने वाला है, सबसे पहले क्या आएगा, इसमें खंड आ आएगा। क्या? खंड आ। और खंड आ में होने क्या वाला है, तो खंड आ में हमारा क्या होगा, बहुविकल्पी प्रश्न यानी एमसीक्यू होगा। क्या? एमसीक्यू होगा। कितने होंगे, तो हमारे 20 एमसीक्यू होने वाले हैं, जो कि आपके होंगे क्या, एक एक मार्क्स के, जहां से आपको मिलने वाला क्या, पूरा का पूरा कितना, 20 मार्क्स। और इनको आपको कहां पर फिल करना है, ओएमआर शीट पर फिल करना है। ओके, इनको कहां करना है, आपको ओएमआर शीट पर फिल करना है। अगर बात किया जाए तो आप समझ सकते हो कि साइंस में आपके क्या 3 पार्ट हैं, तो ये 20 क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, तो आप समझो क्या होगा कि 7 क्वेश्चन तो आपके भौतिक विज्ञान से आने वाले हैं, यानी फिजिक्स के आने वाले हैं, है ना। एक मार्क्स के रहे, 7 मार्क्स यहां से मिलेगा आपको। और उसके बाद में अगर 6 क्वेश्चन की बात किया जाए तो वो आपका रसायन विज्ञान से आने वाला है ना। केमिस्ट्री से एक मार्क्स का होगा, 6 मार्क्स मिलने वाले यहां से। और जीव विज्ञान से बात किया जाए तो क्या होगा, 7 क्वेश्चन आएंगे एक मार्क्स के, और यहां से आपको 7 मिलने वाला है मार्क्स। और इस प्रकार से जोड़कर टोटल कितना बनेगा, जाकर आपका 20 मार्क्स बन जाएगा। 20 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा खंड आ में, जो कि आपको ओएमआर शीट पर फिल करना है। ओके, आया समझ में? उसके बाद में फिर खंड बा की बात किया जाए, क्या खंड बा की बात किया जाए तो समझो इसमें क्या होता है, तो इसमें हमारा क्या होता है कि इसमें हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, और क्या आता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है ना। क्या? लघु उत्तरीय प्रश्न आता है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है ना। तो लघु उत्तरीय प्रश्न की बात किया जाए तो क्या होंगे, 8 क्वेश्चन होते हैं और 4-4 मार्क्स। क्या? 8 क्वेश्चन होते हैं 4-4 मार्क्स के, और टोटल इस प्रकार से बनता है कितना, हमारा 32 मार्क्स बनता है। समझ में? 32 मार्क्स का हमारा क्या होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, 4-4 मार्क्स का, 8 क्वेश्चन होते हैं। और अगर बात किया जाए कैसे कैसे आएगा, तो 3 क्वेश्चन तो हमारे क्या आने वाले हैं, फिजिक्स के आएंगे, 12 मार्क्स यहां से मिलेगा। और उसके बाद में क्या होगा, 2 क्वेश्चन आपके कहां से आएंगे, केमिस्ट्री से आएंगे, यहां से आपको कितना मिलेगा, 8 मार्क्स मिलने वाला है। और 3 क्वेश्चन आपके आने वाले कहां से, बायो से। 3 क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं, आपके बायो से आने वाले हैं, और यहां से आपको कितना मिलेगा, 12 मार्क्स मिलेगा। और टोटल इस प्रकार से जोड़ के कितना हो जाएगा आपका, 32 मार्क्स हो जाने वाला है।
आया समझ में? टोटल इस प्रकार से जोड़ के आपको क्या हो जाएगा 32 मार्क्स हो जाने वाला है। ओके, आगे समझ में? इसके बाद में अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात किया जाए तो क्या होंगे 3 क्वेश्चन होंगे 6-6 मार्क्स के और टोटल हमें मिलेगा कितना जाकर 18 मार्क्स यहाँ से, है ना? कितना मिलेगा? 18 मार्क्स मिलेगा। और अगर बात किया जाए तो एक क्वेश्चन आपका आने वाला है कहाँ से? फिजिक्स से जहाँ से आपको 6 मार्क्स मिलेगा और एक आएगा आपका क्या केमिस्ट्री से जहाँ से आपको क्या मिलेगा 6 मार्क्स मिलेगा और एक आएगा आपका क्या बायो से जहाँ से मिलेगा आपको कितना 6 मार्क्स और टोटल इस प्रकार से बात किया जाए कितना हो जाएगा आपका 18 मार्क्स मिलने वाला है। बताओ इतना आया समझ में? इतना आया समझ में? और एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो हमारा क्या 4 मार्क्स और 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है ना, तो ये आप समझो कि डायरेक्ट नहीं आता। डायरेक्ट 4 मार्क्स का और डायरेक्ट 6 मार्क्स नहीं आता। हो सकता है कोई बाय चांस आ ही जाए, नहीं तो डायरेक्ट नहीं आता। जैसे आप समझो आएगा कैसे? तो क्या होगा अगर 4 मार्क्स का होगा तो क्या होगा 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन को ऐड कर देंगे। आया समझ में? नहीं तो हो सकता है 1-1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन को ऐड कर दें। नहीं तो कोई एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन ऐड कर दें और एक आपका ऐड कर दें जाकर 1 मार्क्स का क्वेश्चन। इस प्रकार से क्या होगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आया समझ में? वैसे अगर यहाँ पर बात किया जाए 6 मार्क्स वाले में तो हो सकता है 1-1 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आ जाएँ, ये भी संभव है। या नहीं तो 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चनों को वो दे दें, नहीं तो एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन दे दें, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे दें। इस प्रकार से होता है। डायरेक्ट आपका 4 मार्क्स और 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आने वाला, बहुत रेयर केस में हो सकता है बन जाए। आया समझ में? तो ये आपका है पूरा का पूरा क्या पैटर्न, है ना? पूरा पूरा पैटर्न है इस मॉडल पेपर का और ऐसे ही आपका बोर्ड में भी पेपर आने वाला है। ओके? और हम सॉल्व करेंगे क्या? खंड आ से ही स्टार्ट करेंगे, खंड आ से ही स्टार्ट करेंगे और केवल आज खंड आ यानी बहुविकल्पी प्रश्नों को ही सॉल्व करने वाले इस लेक्चर में, जहां से आपको पूरा पूरा 20 मार्क्स मिलने वाला है। और इसको आप कहां पर सॉल्व करोगे? तो इसको आप क्या करोगे? ओएमआर शीट पर सॉल्व करने वाले। ओके? ऐसे समझ में? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको भी पता चल सके कि आखिर आपका कैसा पैटर्न बनने वाला है ना बोर्ड एग्जाम में ना। ले लो, ले लिया ना? ओके, चलो अब क्या करेंगे? अब इसे हम क्या करेंगे? मिटा देंगे और मिटाने के बाद फिर चलते हैं आपके क्वेश्चनों के सॉल्यूशन पर। और आप समझ लो कि अगर आप हमारी क्लास करते आ रहे हो ना, तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन का विद कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन करवाते हैं ना। तो क्या होगा कि टिक हम लगवाएंगे, वो तो ठीक है, मगर कॉन्सेप्ट सिखाकर टिक लगवाएंगे ताकि आप रटो ना, आप समझो और इन क्वेश्चनों से, इन क्वेश्चनों के टॉपिक से और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अन्य क्वेश्चनों को भी कर सको। आया समझ में? आया समझ में? हमारा मतलब ये रहता है कि आप भले थोड़ा पढ़ो मगर सटीक पढ़ो, क्योंकि थोड़ा पढ़ोगे सटीक पढ़ोगे तब बेहतर मार्क्स मिलने वाला है। मगर अगर आप ज्यादा पढ़ोगे और रटोगे तब आपको नहीं मस्त ज्यादा मार्क्स मिलने वाला, क्योंकि अगर रटोगे तो उन्हीं क्वेश्चनों को कर पाओगे जो आपने सीखा होगा और अगर आप समझोगे तो अन्य क्वेश्चनों को भी कर सकते हो जो आपने नहीं सीखा होगा। आया समझ में? तो हम आपको रटाएंगे नहीं बल्कि सिखाएंगे और हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। सो क्लास इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर से जरूर आपको रुकना है। ओके? और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सेशन को लाइक कर दो ताकि अन्य स्टूडेंट्स के पास भी ये क्लास पहुंच सके जिनको जरूरत है और जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2025 में। ओके? और आप सभी लोग भी अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो और अंत में आपको कमेंट करके जरूर से जरूर बताना कि सेशन लगा आपको कैसे है, आपने कुछ इससे नया सीखा या नहीं सीखा। ओके? ये आपको जरूर जरूर बताना है ना। सो चलो अभी स्टार्ट किया जाए, है ना। सो फर्स्ट की बात करें तो क्या है हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा क्या समतल दर्पण है ना, क्या समतल दर्पण। ओके? क्या जो हमारा समतल दर्पण है के सामने रखी वस्तु, है ना, समतल दर्पण के सामने जो रखी वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब होता है यानी कैसा होता है ये हमें बताना है ना। समतल दर्पण के सामने जो हमारी क्या होती है वस्तु रखी होती है उसका प्रतिबिंब कैसा होता है, तब आप समझिए। हम कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं ना, तो क्या करेंगे पहले बनाएंगे क्या एक समतल दर्पण, है ना। चलो क्या किया जाए, एक समतल दर्पण बना लिया जाए, है ना। ये क्या हो गया आपका समतल दर्पण और क्या करेंगे फिर इस पर क्या करेंगे मुख्य अक्ष डालेंगे। ओके? मान चलो यहां पर हमने क्या किया, चाहे आप अनंत पर वस्तु को रखो या अनंत और ध्रुव के बीच में रखो, उससे कोई भी मतलब नहीं है ना। ध्रुव क्या होता है, ये होता है, ये हो जाएगा इसका ध्रुव, है ना। तो चाहे आप अनंत पर रखो या अनंत और ध्रुव के मध्य रखो, उससे कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो क्या होगा जब आप यहां पर रखोगे ना, जब यहां पर रखोगे तो क्या होगा प्रतिबिंब आपका यहां पर बनने वाला है ना। जब यहां पर रखोगे तो क्या होगा प्रतिबिंब आपका इस साइड ऐसे बनने वाला है और आप समझ सकते हो ये क्या है दर्पण के पीछे बन रहा है ना। तो जब प्रतिबिंब क्या होता है दर्पण के पीछे बनता है तो वो कैसा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है ना। क्या कहता है, आभासी दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा और सीधा होगा और आप समझ सकते हो सीधा ये ही है ना। तो कैसा बनता है, कैसा बनता है हमारा आभासी और सीधा। बताओ आया समझ में, कैसा बनेगा आभासी और सीधा बनेगा। आप समझ सकते हो ये वाला तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो वास्तविक होता है तो वो उल्टा होता है, वो सीधा नहीं होता है और वास्तविक उल्टा की कोई बात ही नहीं है। हमने आपको दिखा दिया कि ये कैसे बनने वाला है, तो ये बनने वाला हमारा क्या आभासी और सीधा बनने वाला है ना। सो यही ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाने वाला। बताओ आया समझ में, इतना इतना है समझ में ना। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्या कर रहे हैं कि दो हमारे क्या है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक क्या है पारदर्शी माध्यम, है ना। क्या दो पृष्ठों से घिरा हुआ क्या है एक पारदर्शी माध्यम, क्या पारदर्शी माध्यम है जिसका क्या एक या दोनों पृष्ठ कैसा है गोली है ना। क्या गोली है कहलाता है, क्या कहलाता है ये हमें बताना है ना, क्या कहलाता है ये हमें बताना है। तो अब आप समझो, अगर आप ये समझो जो दर्पण होता है ना, दर्पण दर्पण क्या होता है कि दर्पण पारदर्शी माध्यम से बनाया जाता है ना। दर्पण क्या होता है पारदर्शी माध्यम से बनाया जाता है ना। तो क्या करो किसी पारदर्शी माध्यम के अगर एक पृष्ठ को क्या करते हैं हम कलई कर देते हैं ना, कलई यानी पॉलिश कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, तब हमको क्या मिल जाता है, तब हमको मिल जाता है क्या दर्पण मिल जाता है ना, दर्पण मिल जाता है। लेकिन इन्होंने क्या बताया, इन्होंने पारदर्शी माध्यम ही बताया है। क्या बताया, पारदर्शी माध्यम ही बताया है। तो आप समझो पारदर्शी जो माध्यम होता है ना, इन्होंने क्या कहा है कि आप क्या करो दोनों पृष्ठ गोली ले लो, अर्थात क्या है ये पारदर्शी आपका माध्यम हो गया, हमने दोनों पृष्ठ गोली ले लिया, ऐसा भी बन सकता है ना। और आपका क्या ऐसा भी बन सकता है, ये पारदर्शी माध्यम है ना, और या एक गोली हो सकता है
है ना, ये भी तो इन्होंने बताया ना, एक भी आपका गोली हो सकता है ना। तो ये सब क्या है, ये बताओ, ये क्या है, पारदर्शी माध्यम की बात की जाती है, और पारदर्शी माध्यम जो होता है वो क्या होता है हमारा, वो लेंस ही तो होता है। क्या होता है, लेंस ही तो होता है ना। आया समझ में, क्या होगा, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, कोई भी आप पारदर्शी माध्यम लोगे तो पारदर्शी जो माध्यम होता है वो क्या होता है, वो लेंस होता है ना। आप देखो गोली दर्पण की अगर बात करें तो गोली दर्पण में क्या होता है, वो तो अपारदर्शी हो जाता है ना, दर्पण क्या होता है, अपारदर्शी हो जाता है, तब ये रॉन्ग हो जाने वाला है। समतल दर्पण भी क्या होता है, अपारदर्शी होता है, और जो गोली लेंस होते हैं, क्या गोली लेंस होते हैं, वो क्या होते हैं आपके, वो पारदर्शी होते हैं ना, पारदर्शी होते हैं। ये भी हो सकता है कि दोनों पृष्ठ भी गोली हो सकते हैं, है ना, दोनों पृष्ठ गोली हो सकते हैं। और अगर क्या, अगर जो हमारा मतलब पारदर्शी माध्यम है उसका क्या किनारे वाला भाग क्या है, चिपटा है, और बीच वाला भाग क्या है, मोटा है, तो इसे कौन सा लेंस बोलते हैं, इसे बोला जाता है क्या, उत्तल लेंस, क्या उत्तल लेंस बोला जाता है ना। आया समझ में। और अगर किनारे वाला पार्ट क्या है, मोटा है, और बीच वाला पार्ट क्या है, पतला है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, अवतल लेंस, है ना, अवतल लेंस बोलते हैं ना। और ये भी इन्हीं के पार्ट ही है ना, क्या समतलोत्तल लेंस और समतलोत्तल लेंस। ये क्या है, ये समतलोत्तल लेंस है, और ये क्या है, समतलोत्तल लेंस। आया समझ में, क्यों, क्योंकि ये अवतल के साथ समतल पृष्ठ जुड़ा है और ये उत्तल के साथ समतल पृष्ठ जुड़ा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं समतलोत्तल, और इसे बोलते हैं क्या, समतलोत्तल, है ना, समतलोत्तल और समतलोत्तल बोला जाता है। ओके, आया समझ में, ये कॉन्सेप्ट समझ हो गया। सो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अर्थात क्या होगा, गोलीय लेंस बनने वाला। बताओ आया समझ में, क्या बनेगा, गोलीय लेंस बनेगा। ओके, उसके बाद में तीसरा आप देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो क्या बता रहे हैं भाई, कि हमारा किसी उत्तल लेंस, क्या उत्तल लेंस की बात की गई है ना, क्या उत्तल लेंस की बात की गई है, किसी उत्तल लेंस के सामने, कहां के सामने, 2f और अनंत, क्या 2f और अनंत, है ना, उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के मध्य, है ना, के मध्य रखी वस्तु, है ना, मध्य रखी वस्तु 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 का प्रतिबिंब प्रतिबिंब होगा, कैसा होगा ये हमें बताना है ना। क्या उत्तल लेंस, क्या बोला गया कि एक उत्तल लेंस है, और वो उत्तल लेंस हमारा क्या, अनंत और 2f, अनंत और 2f के बीच में रखा हुआ है। अब बताओ इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनने वाला है, तब आप समझो क्या करेंगे हम। पहला नंबर क्या बनाएंगे, उत्तल लेंस है ना, तो उत्तल लेंस अभी हमने बताया कैसे बनता है, तो उसका क्या होता है, जो किनारे वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, पतला होता है, और मध्य वाला पार्ट क्या होता है, मोटा होता है। ओके, उसके बाद में क्या करेंगे हम, एक मुख्य एक्सिस खींचेंगे, है ना, और उसके बाद में ये क्या हो जाता है, ये ऐसे हम लोग खींचते हैं ना, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ओके, ऐसे समझो, अब समझो क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है हमारा क्या, F1, है ना, यहाँ पर क्या हो जाता है, F1 हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा 2F1, है ना, 2F1 हो जाता है। ओके, ऐसे समझ में। और इधर की बात करें तो इधर क्या हो जाता है हमारा, तो इधर हो जाता है क्या हमारा, इधर हो जाता है क्या हमारा F2, है ना, क्या F2 हो जाता है ना, F2 हो जाता है। और इधर क्या हो जाता है, तो इधर हमारा क्या हो जाता है, 2F2 हो जाता है, क्या 2F2 हो जाता है। ओके, F2 हो जाता है, और क्या हो जाता है हमारा 2F2 हो जाता है ना, ऐसे बनने वाला है। ओके, ऐसे बनने वाला है, तब आप समझो इन्होंने क्या कहा है, 2F बोला जाए तो, या 2F1 बोला जाए, सिंपल सी बात है ना। तो क्या कहा है, 2F1 और अनंत के बीच में क्या हमारी वस्तु रखी हुई है ना, क्या 2F1 और अनंत के बीच में क्या हमारी वस्तु रखी हुई है, तब प्रतिबिंब हमारा कैसे बनेगा, तब आप समझिए क्या होता है। क्या होता है कि जब हम अनंत पर रखते हैं ना, जब अनंत पर रखते हैं तब क्या होता है, तब हमारा क्या होता है, हमारा F2 पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, एकदम बिंदुवत बनता है। कैसे बनता है, बिंदुवत बनता है। ओके, आया समझ में। उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं कि जब हम अनंत और 2F के बीच में रखते हैं ना, जब अनंत और 2F के, ये क्या है, ये हमारा अनंत है ना, तो अनंत और 2F के बीच में जब रखते हैं तब हमें क्या होता है, तब जो हमारा मतलब प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, तो वो हमारा बनता है क्या जाकर, वो हमारा बनता है क्या, वास्तविक बनता है, और उल्टा होता है, वास्तविक बनता है, उल्टा होता है और छोटा होता है ना। क्या होगा, इससे छोटा होने वाला, कैसे, क्या इससे क्या होगा, इससे हमारा छोटा होने वाला है समझ में। तो क्या होगा हमारा, वास्तविक होगा, क्या वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। और अगर स्थित की बात किया जाए तो क्या होगा, F2 और 2F2, क्या F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, क्या बनेगा, F2 और 2F2 के क्या होगा, बीच में बनेगा। अर्थात जो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए है, क्या ऑप्शन नंबर जो ए है, ये क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाने वाला है। क्या ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। ऐसा समझ में। अनंत पर आप रखोगे तब क्या होगा, F2 पर बिंदुवत बनने वाला है, मगर क्या होगा, वो वास्तविक ही होगा। ओके, वास्तविक होगा और उल्टा ही होगा। मगर अनंत और 2F1 के बीच में रखोगे, यानी 2F के बीच में बोला जाए तब रखोगे, तब क्या होगा, इसकी जो स्थिति होगी वो F2 और 2F2 के बीच में वास्तविक होगी और उल्टी होगी और छोटा बनने वाला है ना। अगर आप क्या करोगे, 2F1 पर रखोगे तो क्या होगा, बराबर बनेगा जाकर, क्या होगा, बराबर बनेगा जाकर। और अगर 2F1 और F2 के बीच में रखोगे तब क्या होगा, तब हमारा क्या होगा, बड़ा बनेगा जाकर, वास्तविक होगा, और बड़ा बनेगा जाकर वास्तविक होगा, और कैसा होगा, वास्तविक होगा, और हमारा क्या होगा, उल्टा ही होने वाला है ना। और इस पर रखोगे तब भी हमारा क्या होगा, वास्तविक होगा, बड़ा होगा और उल्टा ही होगा। मगर इसके आगे जब रखोगे तब कैसा बनने वाला, तब हमें सीधा मिलेगा, क्या मिलेगा, सीधा मिलेगा और आभासी मिलेगा, और वस्तु से कैसा मिलने वाला, बड़ा मिलने वाला। बताओ आया समझ में, आया समझ में ना, आया समझ में। ओके, बहुत अच्छी बात है। सो क्या करो, आप इन सभी का क्या करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ये सारे सारे इनके हो गए कॉन्सेप्ट, आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में चला जाए अन्य क्वेश्चनों पर। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, क्या बता रहे हैं कि यदि आपतन कोण है ना, क्या आपका जो आपतन कोण है, और आपतन कोण को बताओ किससे प्रदर्शित किया जाता है, आपतन कोण किससे, आर से प्रदर्शित किया जाता है ना, आपतन कोण को हम क्या आर से प्रदर्शित करते हैं। ओके, और उसके बाद में ये आपका एंगल है, आप ये समझ लो, है ना, एंगल है उस, ओके, का मान कितना है, 45 अंश, है ना, क्या 45 अंश है। तब परावर्तन कोण, है ना, ओके, आपतन को आई से प्रदर्शित करते हैं ना, क्या आई से। ओके, परावर्तन कोण है ना, क्या परावर्तन
कोण और परावर्तन कोण किससे आर से प्रदर्शित किया जाता है का मान होगा, कितना होगा ये हमें बताना है ना। तब आप समझो एक और कॉन्सेप्ट तुमको बता रहे हैं। अगर परावर्तन कोण की बात किया जाए, क्यों? क्योंकि आपतन कोण और आपतन कोण जो होता है ना, वो हमारा क्या होता है, अपवर्तन में भी होता है और परावर्तन में भी होता है। तो अगर परावर्तन की बात की जाए तो परावर्तन, अगर परावर्तन कोण की बात की जाए तो परावर्तन की घटना होगी, और अगर अपवर्तन कोण की बात की जाए तो अपवर्तन की घटना होगी। एकदम सिंपल सी बात, ये अपने माइंड में रखिएगा। आया समझ में? आया समझ में? क्योंकि जो आपतन कोण होता है वो हमारा क्या होता है, परावर्तन में भी होता है और अपवर्तन में भी होता है ना। तो इन्होंने क्या कहा है, आपतन कोण हमें दे रखा है और परावर्तन कोण पूछा है, अर्थात क्या है कि ये परावर्तन की घटना की बात कर रहे हैं, है ना। तब आप समझो क्या होता है परावर्तन होता कैसे, किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर जब कोई क्या होगी, प्रकाश टकराएगी तो क्या होगी, पुनः उसी माध्यम में उसी एंगल से क्या होती है, लौट जाती है ना। तो इसका मतलब जब अगर 45 अंश से आएगी ना, 45 अंश से क्या होगी, 45 अंश से हमारी आएगी तो 45 अंश से ही क्या होगी, लौट जाएगी। आया समझ में? आया समझ में? और यहाँ पर क्या बनता है, आई बनता है, जो कि आपका क्या है 45 है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा जो आर बनेगा वो भी कितना होगा, 45 ही होगा। और अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आया है तो आपने क्या होगा कि आपने इसका परावर्तन का नियम पढ़ा है ना, सेकंड वाला नियम पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो हमारा एंगल आई होता है वो क्या होता है, सदैव एंगल आर के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश किरण अगर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल से क्या होगी, दोबारा लौट जाएगी। अर्थात ये वाला जब मान हमारा 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा 45 हो जाएगा। बताओ आया समझ में? आया ये समझ में? यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बताओ आया ये समझ में? है ना। ओके, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन हमको दे रखा है, पांचवा वाला क्या बताया कि R1 R2, क्या R1 और R2 जो हमारे प्रतिरोध है, R1 R2 जो प्रतिरोध है के दो तार है ना, मतलब R1 R2 प्रतिरोध के दो तार हैं जो कि कहां है, जो कि हमारे क्या श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, क्या श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध होगा, क्या होगा ये हमें बताना है ना। तब आप समझो क्या आपको बताया है कि जब प्रतिरोध हमारे क्या होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, क्या श्रेणी क्रम में, है ना। जब प्रतिरोध हमारे क्या होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, क्या श्रेणी, है ना, क्या जब प्रतिरोध हमारे क्या श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं ना, श्रेणी क्रम में, तो वहां पर बताया गया कि आपको जो तुल्य प्रतिरोध हमारा होता है, क्या तुल्य यानी कुल मान जो होता है प्रतिरोध के, वो क्या होता है, वो हमारा R1 प्लस R2 होता है ना। R1 प्लस R2 और डॉट 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 प्लस में क्या Rn, यानी जितना तुम्हें जरूरत हो, जितना तुम्हारे पास प्रतिरोध, उनको क्या करो, एक क्रम से क्या हो, जोड़ते चले जाओ। मगर अगर इसी में समांतर की बात करें, क्या समांतर की बात करें, तो समांतर क्रम में होंगे तो क्या होगा, तो 1 अपान हमें क्या करना पड़ेगा, 1 अपान हमें क्या करना पड़ेगा, आर तुल्य करना पड़ेगा, है ना। क्या 1 1 अपान में क्या आर तुल्य, है ना। जो 1 अपान में आर तुल्य होता है वो बराबर होता है क्या, 1 अपान आर 1 प्लस 1 अपान आर 2, है ना, और प्लस में क्या डॉट डॉट डॉट, है ना, प्लस 1 अपान आर एन, यानी जितना आपको जरूरत हो, जितना आप जरूरत हो उनको क्या करो, उनको आप क्या करो 1 अपान करके एक साथ क्या हो, जोड़ते हुए चले जाओ। बताओ यार समझ में? तो ये क्या है, हमारा समांतर क्रम का है और ये क्या है, श्रेणी क्रम का। तो आप समझ सकते हो जब दो प्रतिरोध हैं, जब दो प्रतिरोध हैं तो एक में दूसरा क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में? अंतर वाला कोई टेंशन ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि तुल्य, तुल्य मतलब जोड़ना, है ना। तुल्य मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है, तो अंतर वाला हमको जरूरत ही नहीं है। और उसके बाद में ये हमारा श्रेणी क्रम का हो गया। और ये जब सॉल्व करते हैं, ये जब सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाता है, ये हमारा क्या आता है, ये समांतर क्रम का आता है। क्या आता है, ये हमारा क्या आता है, ये हमारा आता है समांतर क्रम का, है ना। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर भी ये भी क्या हो जाएगा, ये तो अपने आप रॉन्ग हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो भी अंतर वाला है, ये भी अंतर वाला है, और ये तो समांतर क्रम का है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। है समझ में? सो ए वाला आपका क्या हो जाने वाला, राइट हो जाने वाला। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओके। उसके बाद में आप समझो छठवा क्या दे रखा है, इन्होंने बताया कि कॉलम ए यानी ये जो आपको दिया गया है ना, कॉलम ए ये जो दिया गया है, दी हुई राशि का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए एसआई मात्रक से करके सही विकल्प चुनिए। आया समझ में? मतलब क्या करना है, इन सभी राशियों को क्या करना है, मिलान करना इनके इन एसआई मात्रकों से, और उसके बाद में फिर चूज करना हमें कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है। आया समझ में? तब आप समझो क्या है, ये हमारा क्या है, विद्युत विभवांतर, जिसको हम क्या बी से प्रदर्शित करते हैं, किस क्या बी से प्रदर्शित करते हैं, उसके बाद में ओके ठीक है। उसके बाद ये क्या है, विद्युत धारा, और विद्युत धारा को किससे, आई से प्रदर्शित किया जाता है ना। ये क्या है, विद्युत शक्ति यानी पावर, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। और ये क्या है, प्रतिरोध, इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, आर से, है ना, आर से। आया समझ में? अब आप समझो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हमारा एम्पियर होता है, जिसको हम क्या कैपिटल के ए से प्रदर्शित करते हैं, किससे, कैपिटल के ए से। ओके, उसके बाद में जो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वो क्या होता है, हमारा वाट होता है ना, जिसको हम क्या कैपिटल के डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उसके बाद में प्रतिरोध की बात की जाए तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम, जिसके लिए हम लोग एक ऐसा साइन बनाते हैं ना, क्या ऐसा साइन बनाते हैं, ये क्या है, ओम का साइन है। उसके बाद में बचा हुआ क्या, ये जो विभवांतर है ना, इसका हो जाएगा बोल्ट, और बोल्ट के लिए भी हम क्या करते हैं, बी ही यूज करते हैं। आया समझ में? ये मात्रक के लिए भी बी यूज किया जाता है और बोल्ट के लिए भी बी यूज किया जाता है। आया समझ में? तो इनका ये सुमेलन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट का सेकंड। अब आप समझो तुमको सभी को चूज करने की आवश्यकता नहीं है कि आप सभी एक एक चेक करो कौन सा मिल रहा है, नहीं। आप कोई भी इसमें से एक उठा लो, कोई भी एक इसमें से उठा लो, और वो वाला मिल जिसमें मिल रहा है वही आप चेक करो, और नहीं मिल रहा है तो वो वाला छोड़ दो, नो टेंशन। तो आप समझो हम क्या कर रहे हैं, इसमें से एक उठा रहे हैं, क्या जो विद्युत धारा है उसका सुमेलन किससे हो रहा है, एम्पियर से, यानी क्या सेकंड का हमारा फर्स्ट से मिल रहा है ना, सेकंड का क्या फर्स्ट से मिल रहा है ना। तो देख लो सेकंड वाला फर्स्ट कहां है ना। तो आप समझो सेकंड का फर्स्ट केवल इसी में तो है, आप समझने की कोशिश करो, क्या सेकंड का फर्स्ट मिल रहा है ना, ये क्या है फर्स्ट, सेकंड, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है ना। तो दूसरे का पहले से, तो आप समझ सकते हो दूसरे का दूसरा है, दूसरे का क्या दूसरा है, दूसरे का दूसरा है, सब में दूसरा है, केवल ये एक ऐसा है जिसमें क्या दूसरे का पहला है, सो क्या होगा, वही राइट हो जाएगा। है समझ में? इन जैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का यही तरीका कि आप क्या करो, पहले सुमेलन कर लो, और सुमेलन एकदम सटीक सुमेलन कीजिएगा। उसके बाद में आप कोई एक राशि को, कोई एक
मेल को मतलब उठा लो और उठाने के बाद में वही क्या करो, चेक कर लो, जिसमें मिल जाएगा वही क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में? आया समझ में? और अगर मिल भी जा रहा है तो आप क्या करो, 1-2 और चेक कर लो, क्या पता कि कुछ और रॉन्ग हो। आया समझ में? तो आप समझो सेकंड का फर्स्ट केवल इसमें हो रहा है तो यही हो जाएगा, और नहीं तो आप ऐसे आपको हम चेक करके दिखाई भी दे रहे हैं। क्या है? पहले का चौथा है ना? क्या पहले का चौथा? तो आप देख सकते हो फर्स्ट का चौथा, ओके, फर्स्ट का क्या? चौथा, ओके, ठीक है। उसके बाद में क्या है? सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट है, और उसके बाद में क्या है हमारा? थर्ड का क्या है? सेकंड है, थर्ड का सेकंड है, और फोर्थ का क्या है? फोर्थ का हमारा क्या है? थर्ड है। यानी ये वाला जो ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में? आया समझ में ना? है ना? सो क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसके बाद में चला जाए आगे वाले क्वेश्चनों पर। ले लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से भाई आप। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है कि लघु पतन के समय, है ना, लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या? क्या विद्युत धारा, है ना, क्या विद्युत धारा का मान विद्युत परिपथ में, है ना, विद्युत परिपथ में क्या होता है ये हमें बताना है। विद्युत परिपथ में क्या होता है ये हमें बताना है ना, कम होता है या अपरिवर्तित रहता है या अधिक हो जाता है, क्या होता है ये हमें बताना है। तो आप समझो, सिंपल सा याद करने के लिए आप ये समझ सकते हो कि जैसे मानो क्या है कि इमेजिन करो क्या है कि ये कोई क्या, ये कोई तार है ना, ये कोई आपका तार है ना, ये कोई तार है आपका क्या, ए बी, और इसमें मान चलो क्या, आई धारा बह रही है। ये कोई तार आपका ए बी है और इसमें क्या है, आई धारा बह रही है ना, इसमें आपकी क्या, आई धारा बह रही है। और उसके बाद में क्या हो कि एक दूसरा तार है, एक दूसरा तार है जो कि आपका क्या है, जो कि आपका क्या है, मान चलो सी डी है, और इसमें क्या है, इसमें मान चलो, इसमें भी आपकी क्या है, इसमें मान चलो आपकी I2 धारा बह रही है, इसमें I1 बह रही है, इसमें क्या I2 धारा बह रही है। तो आप समझो ये क्या है, लघु पतन का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट में होता क्या है, होता क्या है कि विद्युत धारा मतलब जो तार होते हैं ना, जो तार होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं ना, क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, टच हो जाते हैं ना। तो आप समझो ये एक तार AB है जिसमें I1 धारा बह रही है, दूसरी क्या है, CD है जिसमें I2 धारा बह रही है। तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट जब होगा तो ये क्या होंगे, ये जुड़ जाएंगे, है ना। क्या यानी जो जब लघु पतन होगा, क्या लघु पतन, है ना, जब लघु पतन होगा, जब शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होंगे, ये जुड़ जाएंगे। और जब जुड़ जाएंगे ना, तब आप समझो इसमें जितनी धारा बह रही हो, जिसमें इसमें धारा बह रही, दोनों जब जुड़ेंगे तब क्या होगा, तब फिर ये धारा क्या होगी, दोनों जुड़ जाएगी, और जब जुड़ जाएगी तो क्या होगी, विद्युत धारा अधिक हो जाने वाली बात। बताओ आया समझ में, है ना। तो क्या होता है कि जब शॉर्ट सर्किट हमारा होता है तो क्या होता है, विद्युत धारा जो होती है वो क्या होती है, वो अधिक हो जाती है। बताओ आया समझ में, विद्युत धारा क्या होती है, अधिक हो जाती है। और अधिक होती है तो थोड़ा बहुत अधिक नहीं होती, बहुत ज्यादा अधिक हो जाती है, बहुत ज्यादा अधिक हो जाती है ना। तो इस शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए विद्युत धारा अधिक हो जाए, तब हमारे जो घर के जो यंत्र हैं, विद्युत से चलने वाले जो यंत्र हैं, जैसे फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, या अन्य कोई मशीन हो गई जो कि बिजली से चलती है, तो वो खराब ना हो विद्युत धारा के अधिक होने के कारण। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज का प्रयोग करते हैं। क्या, फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं। तब जब क्या होती है, विद्युत धारा अधिक होती है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो वो फ्यूज तार क्या होता है, वो उसका जो गलनांक होता है ना, वो कम होता है, और प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए क्या होता है कि गलनांक कम होने के कारण तापमान क्या होता है, बढ़ता है। विद्युत धारा जब बढ़ती है धारा में तो क्या होता है, वो फ्यूज क्या होता है, नष्ट हो जाता है। और जब नष्ट हो जाता है ना, तो क्या होता है, घर की लाइन जो होती है वो कट जाती है, यानी घर में क्या होती है, विद्युत धारा नहीं जाती, और हमारे जो यंत्र होते हैं वो क्या होते हैं, खराब होने से बच जाते हैं। अर्थात सिंपल सी बात है कि जब लघु पतन होता है, अर्थात जब तार आपस में मिलते हैं, तो क्या होते हैं, कि विद्युत धारा का मान अधिक हो जाता है। और इस लघु पतन के समय हमारे यंत्र ना खराब हों, विद्युत से चलने वाले, इसलिए क्या करते हैं, हम फ्यूज तार का उपयोग करते हैं, जो कि जैसे लघु पतन होता है तो क्या होता है, विद्युत धारा बढ़ेगी, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो क्या होता है, वो गल जाता है, नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका गलनांक क्या होता है, कम होता है, और पतला सा तार वो होता है, फ्यूज तार। ओके, आया समझ में, इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ओके, ठीक है। उसके बाद में आप समझो जो हमारा 8वां है उसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा बेंजीन है, क्या बेंजीन, बेंजीन का अणु सूत्र, है ना, बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है। तब आप समझो जो बेंजीन होता है ना, बेंजीन बनता कैसे है, तो बेंजीन हमारा क्या होता है, ऐसे बनता है। क्या होता है, बेंजीन हमारा क्या होता है, ऐसे आपका बनता है ना, क्या ये हो जाएगा, है ना। और उसके बाद में क्या होगा, ऐसे, और उसके बाद में क्या, ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर क्या होता है हमारा, ठीक है, ओके, ऐसे होगा, और उसके बाद में हाँ ऐसे बनता है ना, ऐसे बनता है। और उसके बाद में आप समझो 1 2 3 4 5 और 6 क्या होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। और जो 6 कार्बन होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे को छोड़कर, एक दूसरे को क्या छोड़कर क्रमागत क्या होते हैं, डबल बंध से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं ना। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि मान चलो ये सिंगल बंध है, ये सिंगल बंध है, ये हमारा क्या सिंगल बंध है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, फिर ये सिंगल होगा, ये फिर क्या होगा, डबल हो जाएगा, और फिर ये सिंगल होगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, हमारा डबल बंध हो जाने वाला है। आया समझ में। और आप समझो हमने आपको एक और बात बताई थी, आईयूपीएससी नामकरण पढ़ा है, उसमें आप देख लीजिएगा, जाकर हमने एक बात आपको क्या बताई थी कि कार्बन क्या होता है, 4 बंध बनाता है। अर्थात क्या होगा, अब इसके पास क्या है, 3 बंध है ना, 3 बंध है, तो एक इसके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, 4 हो जाएगा इसका। इसके पास क्या है, 3 है, एक इसके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसके बाद भी 4 हो जाएगा। इसके पास क्या है, 3 है, हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके पास भी 3 है, हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके पास भी 3 बंध है, हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसके पास भी 3 है, हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाने वाला है। आया समझ में। ये क्या है, ये हमारा है क्या, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र। क्या ये क्या है हमारा, ये है क्या, बेंजीन, बेंजीन का क्या संरचनात्मक सूत्र है ना, क्या बेंजीन का क्या संरचनात्मक, है ना, संरचनात्मक, संरचनात्मक सूत्र। बताओ आया समझ में। ये हमारा बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। और इसमें आप समझो अणु सूत्र का मतलब कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन होने वाले, तो समझो क्या होता है, 1 2 3 4 5 और 6, और 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। सो आपका ऑप्शन नंबर जो क्या है, डी है, वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 6 कार्बन और क्या होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं। ऐसा समझ, ये क्या है, ये बेंजीन का सूत्र है। अगर इसकी बात किया
जाए तो क्या है C2H2, ये क्या है हमारा, तो ये हमारा होता है क्या, एथाइन होता है, क्या एथाइन होता है, C2H2 क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। और ये क्या है C2H6, ये क्या है हमारा, एथेन है, ये क्या है, एथेन है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, और ये तो कोई यौगिक ही नहीं बनता, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाने वाला, यही हो जाएगा C6H6 है ना, ये क्या है, ये संरचनात्मक स्रोत इसका है। ओके, आया समझ में, आया समझ में। उसके बाद में आप समझो क्या है हमारा, क्या दिया गया है, 9वां नंबर है ना, कि वह अभिक्रिया है ना, वह अभिक्रिया जिसमें क्या आयनों के विनिमय, क्या वह अभिक्रिया क्या जिसमें आयनों के विनिमय है ना, क्या विनिमय है ना, आयनों के विनिमय का मतलब क्या होगा कि आयनों का आदान प्रदान होगा, एक्सचेंज होगा है ना, आयन क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे, आयन क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे, आयनों के विनिमय से क्या होता है, यौगिक का क्या होता है, निर्माण होता है। आया समझ में, यौगिक का क्या होता है, निर्माण होता है, कहलाती है। यानी क्या होगा कि हमारे क्या होंगे, यौगिक होंगे, क्या होंगे, कोई दो यौगिक होंगे, और उन दो यौगिकों का क्या होगा, आयन क्या होगा, एक दूसरे से एक्सचेंज होगा, तब यह अभिक्रिया कौन कहलाती है, ये हमें बताना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको द्वि विस्थापन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। आया समझ में, आया समझ में। इसका एग्जांपल एक देख लो, जैसे समझो क्या होता है, BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट, ओके, बेरियम सल्फेट, और दूसरा क्या होता है, हम क्या ले लें, AgCl है ना, सिल्वर क्लोराइड। तब जो हमारी अभिक्रिया होती है ना, तब क्या होगा, समझो ये क्या है, बेरियम सल्फेट है जो कि एक प्रकार का यौगिक, और AgCl है, ये भी क्या है, एक प्रकार का यौगिक है ना। तो समझो क्या होता है, यौगिक में आप ये समझ लो धनायन और ऋणायन दो आयन होते हैं ना, एक होता है धनायन और दूसरा होता है ऋणायन। तो जब अभिक्रिया करेगा ना, तो ये क्या होगा, जो हमारा BaSO4 है, ये क्या होगा, Ba+2 और SO4-2 में क्या होगा, टूट जाएगा। ओके, और उसके बाद में समझो अगर AgCl की बात करें, तो ये क्या होगा, ये जब अभिक्रिया करेगा तो ये क्या होगा, टूटेगा क्या, Ag+1 में और Cl क्या -1 में। आया समझ में। तब आप समझो इसका धनायन और इसका ऋणायन क्या होगा, एक दूसरे जुड़ जाएगा। BaSO4 और AgCl में जो हमारा Cl है वो क्या है, ऋणायन है, और क्या जो हमारा Ba है ये क्या है, हमारा प्लस का है, धनायन है, तो ये क्या होगा, ये धनायन और इसका ऋणायन क्या होगा, जुड़कर क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, BaCl2। आया समझ में। इसका जो 1 है वो यहाँ पर आ जाएगा, और इसका 2 क्या है, यहाँ पर हो जाए, तो BaCl2 बनाएगा। ओके, और फिर दूसरा क्या बनेगा, दूसरा हमारा क्या बनेगा, दूसरा हमारा क्या बनेगा, AgSO4, क्या AgSO4 क्या बनने वाला है, Ag2SO4 क्या बनेगा जाकर, Ag2SO4 है ना, क्या होगा जाकर, प्लस में क्या होगा, Ag2SO4। आया समझ में, आया समझ। तो आप समझ सकते हो ना कि ये क्या है, BaSO4 और AgCl, ये दोनों अभिक्रिया करें तो क्या बन गया, BaCl2 और Ag2SO4 बन गया। अर्थात क्या हो गया, ये आयनों में क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया है ना, इन यौगिकों का आयन क्या हो गया, एक दूसरे से एक्सचेंज हो गया, विनिमय हो गया। अर्थात ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, हमारी द्वि विस्थापन अभिक्रिया, क्या द्वि विस्थापन अभिक्रिया, क्या द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, क्या द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, दोनों यौगिक एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं, दोनों यौगिक के आयन एक दूसरे के यौगिक के आयन को क्या कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं, इसलिए क्या कहलाता है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, विस्थापन में क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन से क्या करता है, विस्थापित कर देता है। संयोजन में क्या होता है, दो जुड़कर एक का निर्माण करते हैं, और वियोजन में क्या होता है, एक टूटकर दो बनाता है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, और ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बताओ आया समझ में, आया समझ में, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। ओके, बहुत अच्छी बात। उसके बाद में 10वां देखो, 10वां क्या बता रहे हैं, तो जो 10वां हमारा क्या बता रहे हैं, 10वां कह रहे हैं कि भाई निम्न में से है ना, निम्न में से किस आधातु का है ना, निम्न में से किस आधातु का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है ना, क्या मतलब इनमें से ये क्या, ये सारी क्या है, आधातु है ना, क्या है, आधातु है, जिसमें ये वाली हमारी आधातु नहीं है ना, क्या ये वाली आधातु नहीं, क्यों, क्योंकि ये सोडियम, ये क्या है आपकी धातु है। ओके, क्या है ये सोडियम, ये क्या है आपकी धातु है। तो इन्होंने बताया कि निम्न में से धातु जो आधातु है ना, किसका हम क्या करते हैं, जीवाणुनाशक के रूप में उपयोग करते हैं। जीवाणुनाशक का मतलब जल को शुद्ध करने में, आया समझ में, क्या जल को शुद्ध करने में। और आपने क्या किया होगा कि आपने जब क्या लवण के निर्माण की विधियों को पढ़ा होगा ना, लवण के निर्माण की विधियों को पढ़ा होगा है ना, तो उसमें क्या होगा, पढ़ा होगा क्या, क्लोरीन, क्लोरीन पढ़ा होगा। और क्लोरीन क्या होता है, तो क्लोरीन का हम यूज करते हैं जब ब्लीचिंग पाउडर मतलब पढ़ा होगा ना, ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, क्लोरीन आता है ना, तो क्या होता है कि क्लोरीन का हम क्या करते हैं, हम क्लोरीन का उपयोग करते हैं जीवाणुनाशक में, अर्थात जल को शुद्ध करने में। बताओ इतना आया समझ में। ओके, सो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्लोरीन राइट हो जाने वाला है। आ गया समझ में। ओके, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर देखो क्या दिया गया, निम्न में से, क्या निम्न में से कौन सजातीय युग्म है, क्या सजातीय युग्म। तो सजातीय युग्म का मतलब आप समझो, सा मतलब समान, जात मतलब जात, अर्थात क्या हो जाएगी, समान जाति होनी चाहिए, अर्थात एक ही प्रकार के वो सारे यौगिक होने चाहिए। आया समझ में। तब आप समझो एक ही प्रकार के यौगिक की बात किया जाए तो आप समझो क्या है कि हमारा क्या है, OH है ना, क्या R के साथ OH ऐड है, मतलब CH3OH है, तो ये क्या है, ये अल्कोहल है। और ये क्या है, CH3COOH है, तो ये क्या है, ये होता है हमारा क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये क्या है, ये अल्कोहल, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये अलग-अलग है। उसके बाद में ये क्या है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, एल्केन है। क्या है, ये एल्केन है। और ये क्या है, ये अल्कोहल है, ये भी नहीं होगा जाकर। और फिर ये बचा हुआ आप समझ सकते हो, ये भी एल्केन है, जिसमें इसको क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। और ये भी एल्केन, जिसमें इसे क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं। अर्थात ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में। ये क्या है, ये दोनों एल्केन है, और इसे बोला जाता है क्या, मेथेन, और इसे क्या बोला जाता है, एथेन बोला जाता है। अर्थात ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बताओ इतना आया समझ में। ओके, उसके बाद में 12वां नंबर देखो क्या बताया, भूपर्पटी। भूपर्पटी मतलब पृथ्वी के अंदर स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप का मतलब ये हुआ कि मतलब वहां पर कोई उसे बनाता नहीं है जाकर, वो अपने आप जाकर बनती है। आया समझ में। तो क्या होगा, भूपर्पटी में स्वतंत्र रूप है ना, भूपर्पटी में क्या, स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले जो हमारे तत्व और यौगिक होते हैं, क्या जो हमारे तत्व और यौगिक होते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जब पृथ्वी को खोदकर कोई हम तत्व या यौगिक निकालते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। आया समझ में, आया समझ में। और जिन खनिजों से कम खर्च व कम समय में, जिन खनिजों के कम खर्च व कम समय में हम क्या करते हैं, शुद्ध धातु प्राप्त
कर लेते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, तो उनको बोलते हैं क्या, अयस्क बोलते हैं, इसलिए ये क्या होगा, नहीं होगा। और धातु का मतलब शुद्ध धातु है ना, धातु का मतलब क्या होता है, हमारा शुद्ध धातु होता है, आया समझ में, धातु का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा शुद्ध धातु हो जाने वाला है। ओके, आया समझ में, है ना। और ये जो गैंग होता है, तो गैंग क्या होता है, तो गैंग का आप समझो क्या, गैंग, गैंग का मतलब समूह, और जो गैंग बनती है, जो समूह बनता है ना, तो वो जो गैंग वाली समूह होती है वो क्या करती है, हमेशा क्या करती है, खराब काम ही करती है ना। अर्थात ये जो क्या है, ये खराब पदार्थ है, ये अशुद्धि है, जो कि हमारा क्या होता है, अयस्क बनाते समय क्या होती है, उसमें से निकाला जाता है। आया समझ में, अयस्क बनाते समय खनिज से जब अयस्क बनता है तो जो अशुद्ध निकलती है ना, उसी को क्या बोलते हैं, हम गैंग बोलते हैं। बताओ आया समझ में, आया समझ में ना। सो इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद में जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको भी सॉल्यूशन जल्दी से कर लिया जाए। ले लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से आप भाई। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल जब अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमको क्या मिलता है, तो हमको भाई क्या मिलता है, एस्टर, क्या, एस्टर और जल प्राप्त होता है। क्या, एस्टर और जल प्राप्त होता है। और ये जो अभिक्रिया होती है ना, ये जो अभिक्रिया होती है, इसे क्या बोलते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात किया जाए तो आप समझो क्या है, एल्कोहल एक ले लो, क्या, एथिल अल्कोहल हम ले लेते हैं, C2H5OH है ना, एथिल अल्कोहल ले लेते हैं। ओके, उसके बाद में एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेने, जो होता है हमारा क्या, एस्टिक अम्ल, क्या, एस्टिक अम्ल यानी CH3COOH है ना। जब ये अभिक्रिया करेंगे ना, जब ये अभिक्रिया करेंगे तो समझो क्या होगा कि ये आपको पता है, अभी हमने बताया, जब कोई भी तत्व क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो क्या होता है, धनायन और ऋणायन में क्या होता है, टूटता है ना। तो क्या होगा, ये भी हमारा क्या, धनायन और ऋणायन में टूटेगा, अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, ये OH माइनस और C2H5 प्लस में क्या होगा, टूटेगा। ओके, और वैसे ये भी क्या होगा, धनायन और ऋणायन में टूटेगा, तो ये किस में टूटेगा, तो ये CH3COO माइनस और H प्लस में क्या होगा, टूट जाएगा ना, H प्लस में क्या होगा, टूट जाएगा। तो समझो ये क्या, इस ये वाला मतलब CH3COOH का क्या, CH3COOH का क्या, H प्लस आयन और C2H5 का OH माइनस आयन क्या होंगे, ये दोनों जुड़कर क्या बनाएंगे, हमारा जल बनाएंगे, क्या, H2O बनाएंगे। और उसके बाद में ये हमारा क्या, C2H5, क्या, C2H5 और CH3COO है ना, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, तो ये बनाएंगे एस्टर, जो कि होगा क्या, हमारा CH3COO C2H5, क्या, C2H5। आया समझ में, आया समझ में। तो ये क्या है, ये हमारा एथिल अल्कोहल, ये क्या है, एस्टिक अम्ल है। और ये क्या है हमारा, इसे बोलते हैं क्या, एथिल एसीटेट, क्या बोलते हैं, एथिल एसीटेट, जो कि क्या है, एक एस्टर है और ये क्या है, जल है ना। और इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इस अभिक्रिया को बोलते हैं क्या, एस्टरीकरण अभिक्रिया, क्या, एस्टरीकरण अभिक्रिया। आया समझ में, आया समझ में। तो ये क्या होता है ना कि ये आपसे पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स में, है ना, क्या, 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि बताइए भाई एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या है। तो क्या बोलोगे आप, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या, क्या, एथिल अल्कोहल या ओनली वन आप अल्कोहल भी बोल सकते हो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अल्कोहल व कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल परस्पर अभिक्रिया करके क्या, एस्टर और जल का निर्माण करता है, इसे क्या बोलते हैं हम, एस्टरीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। और एग्जांपल में आप ये लिख सकते हो। बताओ आया समझ में। तो क्या होता है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल जब अभिक्रिया करेंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा, एस्टर और जल मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। बताओ आया समझ में, इतना इतना आया समझ में ना। ओके ठीक है। उसके बाद में आप समझो 14वां नंबर क्या बताया गया है कि इंसुलिन स्रावित होता है, यानी इंसुलिन जो होता है वो कहां से स्रावित होता है, वो कहां से स्रावित होता है ना, इंसुलिन। तब आप समझो जो इंसुलिन होता है हमारा, तो इंसुलिन जो होता है वो हमारा क्या होता है, अग्न्याशय से, क्या, अग्न्याशय से स्रावित होता है। कहां स्रावित होता है, अग्न्याशय से ना। क्या होता है कि इंसुलिन जो होता है वो हमारा क्या होता है, हमारा अग्न्याशय से स्रावित होता है। और ये थायराइड ग्रंथि से क्या होता है, थायरॉक्सिन नामक क्या होता है, एंजाइम हमारा, मतलब थायरॉक्सिन नामक हार्मोन क्या होता है, स्रावित होता है। ओके, आया समझ में। और इंसुलिन जो होता है वो अग्न्याशय से निकलता है। ओके, उसके बाद में 15वें की बात करें तो क्या हो जाएगा, मनुष्य के वृषण द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन, यानी मनुष्य के वृषण से, क्या, मनुष्य के वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तब आप समझो मनुष्य में क्या आ जाएगा, नर और मादा दोनों आ जाएंगे, है ना, नर और मादा क्या होंगे, दोनों आ जाएंगे। तो क्या होता है, हमारा जो वृषण से होता है स्रावित, वो क्या होता है, वो हमारा होता है क्या, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, है ना। जिसमें अगर एंड्रोजन की बात करें तो ये क्या होता है, ये मादा से यानी स्त्री से स्रावित होता है। और जो हमारा क्या होता है टेस्टोस्टेरोन, ये क्या होता है, ये हमारा पुरुष से, मनुष्य यानी नर से क्या होता है, स्रावित होता है। बताओ आया समझ में, आया समझ में, आया समझ में। इंसुलिन की बात किया जाए ना, इंसुलिन की बात किया जाए तो अभी आपने तुरंत पढ़ लिया, अग्न्याशय से निकलता है ना। और आगे बात करें 16वें नंबर की, 16वें नंबर की, तो आप समझो क्या है, केसीन और रेनिन, क्या, केसीन और रेनिन, है ना, केसीन और रेनिन नामक एंजाइम, है ना, क्या, केसीन और रेनिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं, यानी किस में पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, तो ये क्या होता है, ये भाई दूध में पाए जाने वाले एंजाइम क्या होते हैं, ये दूध में पाए जाने वाले एंजाइम है। यहाँ पर भी आप सही का निशान लगा लो, ये भी क्या है, आपका सही का निशान है, और ये भी क्या है, पूरा पूरा आप सही का है ना। ओके, और क्या होता है, जो हमारा केसिन और रेनिन है, ये क्या होता है, ये दूध में पाए जाने वाला एंजाइम। बताओ इतना आया समझ में, इतना आया समझ में। ओके ठीक है। उसके बाद 17वां नंबर देखो क्या है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, क्या, गुणसूत्रों की संख्या होती है। अब आप समझो अगर गुणसूत्रों की संख्या की बात किया जाए तो आप समझो पहला नंबर, तो ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक से बहुत अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आप समझो टोटल जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं, क्या होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं, है ना। तब आप समझो यहाँ संख्या बताई गई है ना, तो संख्या संख्या बताई गई, इसलिए क्या होगा, 23 जोड़ी होते हैं, तो एक जोड़ी में कितने होते हैं, 2, है ना, 23 में क्या हो जाएंगे, 46, क्या हो जाएंगे, 46। अर्थात अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, कितना होता है, 46 होते हैं, क्या, 46 होते हैं ना। तो गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, मगर वहीं जोड़ी की बात किया जाए तो 23 जोड़ी होते हैं। अगर जोड़ी आ जाए तो 23 वाला ए ऑप्शन राइट हो जाता। और उसके बाद में कायिक जो होते हैं ना, कायिक, कायिक मतलब हमारे शरीर के स्ट्रक्चर को निर्धारित करने वाले गुणसूत्र, शरीर के स्ट्रक्चर को निर्धारित
निर्धारित करने वाले सूत्र वो क्या होते हैं, वो 22 जोड़ी होते हैं। तो अगर कायिक गुणसूत्र की जोड़ी की बात करते हैं तो वो आपका 22 होता है, राइट, जाकर आया समझ में। और अगर कायिक गुणसूत्रों की संख्या की बात करते हैं तो क्या होता है हमारा, जाकर यहाँ पर 44 होता, क्या होता, 44 होता। और अगर लिंग गुणसूत्र की बात करते हैं तो एक जोड़ी होता है, अगर संख्या में बात किया जाए तो 2, आया समझ में। तो ऐसे होता है, अलग अलग क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो अलग अलग आंसर हमारा होता है। जिसमें अगर टोटल गुणसूत्र की बात किया जाए तो वो 23 जोड़े होते हैं, जिसमें अगर संख्या की बात किया जाए कितने होते हैं, 46 होते हैं। बताओ आया समझ में, आया समझ में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में बचे हुए 3 क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, है ना। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि अंतः श्वसन, अंतः श्वसन मतलब क्या, जो मतलब मानवों में क्या होती है, श्वसन की प्रक्रिया होती है ना, मानवों में क्या होती है, जो श्वसन की प्रक्रिया होती है ना, वही बताया है क्या, अंतः श्वसन के दौरान मतलब उस समय, है ना, उस समय क्या वायु का प्रवाह का सही मार्ग है। मतलब सिंपल सी बात है कि जब मानव में श्वसन होता है तो वायु किस किस मार्ग से जाती है बॉडी के अंदर, ओके, आया समझ में। तो आप समझो, सबसे पहले तो क्या होगी, वायु क्या होती है, नाक के द्वारा नासा द्वार, और नासा द्वार से क्या होती है हमारी, क्या होती है, ग्रसनी, है ना, क्या ग्रसनी, और ग्रसनी से फिर क्या होता है, कंठ, है ना, फिर क्या होता है श्वास नली, और श्वास नली के बाद में फिर फेफड़े, मतलब फेफड़े में पहुंचती है। और फेफड़े में, वैसे फेफड़े में नहीं पहुंचती, फेफड़े में क्या होती है, अंगूर जैसी जो छोटी छोटी क्या होती है संरचनाएं होती है, उन्हें बोलते हैं कोपिका। तो क्या होता है, वो कोपिका में पहुंचती है, आया समझ में, आया समझ में। तो क्या होगा हमारा, सबसे पहले क्या, नासा द्वार, यानी नाक के द्वारा जाएंगी नासा द्वार, उसके बाद में क्या होगी, ग्रसनी से जाएंगी ग्रसनी, और ग्रसनी के बाद क्या होगा, कंठ में पहुंचेंगी, और फिर क्या होगा, कंठ के नीचे श्वास नली होती है, और फिर क्या होती है, फेफड़े में स्थित कोपिकाएं में पहुंचती है, आया समझ में। सो आपका जो हमारा क्या है, जो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर जो आपका क्या है, डी है, वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में। अब आप समझो, अगर अन्य की बात करें तो अन्य क्यों रॉन्ग है, तो आप समझो क्या बोला है, कंठ, तो क्या होगा, डायरेक्ट कंठ में थोड़ी पहुंच जाएगी। अब यहाँ कहीं छेद थोड़ी है, ये क्या है, कंठ है आपका, डायरेक्ट कंठ थोड़ी पहुंचेगी, यहाँ कहीं छेद थोड़ी है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद नासा द्वार की बात करें, मतलब नासा मार्ग, तो नासा मार्ग मतलब ये क्या है, ये आपकी नाक है, और उसके बाद ये जो हमारे क्या है, जो ये दो गड्ढे, इन्हीं को क्या बोलता है, नासा द्वार बोला जाता है ना। तो नासा द्वार के बाद में क्या आता है, नासा मार्ग आता है, आया समझ में। तो डायरेक्ट नासा मार्ग में थोड़ी पहुंचेंगे, पहले नासा द्वार में पहुंचेंगी ना, पहले नासा द्वार फिर नासा मार्ग में पहुंच जाता है। तो ये क्या, ये भी ना रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद में आप समझो, पहले नासा द्वार में जाएंगी, और नासा द्वार के बाद में फिर ग्रसनी, अब डायरेक्ट कंठ में थोड़ी पहुंच जाएंगी। तो क्या होगा, यही रॉन्ग, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, था क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होने वाला। बताओ इतना आया समझ में, ओके ठीक है। उसके बाद में 19वें की बात किया जाए तो क्या कहा है, जनन की अलैंगिक विधि में, है ना, जनन की जो अलैंगिक विधि है, अलैंगिक विधि, जनन की जो हमारी क्या है, अलैंगिक विधि है, इसमें जो उत्पन्न होने वाली क्या, उत्पन्न उत्पन्न जीवों है, उत्पन्न जीवों में अधिक समानता होती है, ओके। इन्होंने कहा है कि जो अलैंगिक जनन होता है, इसमें जो हमारे जीव होते हैं उनमें अधिक समानता होती है। क्यों, क्यों होती है, क्यों भाई वो अधिक समान होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो बैक्टीरिया में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है ना, मतलब लिंग से नहीं होता जनन, ऐसे हो जाता है। तो क्या होता है, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के हूबहू होती है, मगर अन्य जो जीव हैं जिनमें लैंगिक जनन होता है तो वो क्या होते हैं, एक जैसे नहीं होते, है ना। तो वही इन्होंने कहा कि भाई अलैंगिक जनन में क्यों समानता होती है जीवों में, इसका रीजन आप बताओ। तो सिंपल सा रीजन है कि जो हमारा होता है अलैंगिक जनन होता है ना, इसमें क्या होता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता। क्या होता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है, अर्थात जो आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर हमारा ए है, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या होता है, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। अगर अन्य की बात करें तो क्यों रॉन्ग है, तो आप समझ सकते हो क्या, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के पहले, आप भाई मान के समझो क्या, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के पहले होता है। अब किसी एक ही जीव में लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों थोड़ी संभव है, तो क्या हो जाएगा, यही रॉन्ग हो जाएगा। और ये बात की बात की गई तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, समझ में। एक ही जीव में दोनों जनन संभव नहीं है, होगा तो कोई एक ही होगा। और इनमें क्या होता है, अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता नहीं है, इसीलिए क्या होते हैं, एक जैसे ही जीव हमारे होते हैं। बताओ इतना है समझ में, ओके ठीक है। उसके बाद में 20वें क्वेश्चन की बात करें तो क्या बताया इन्होंने, पांस कॉमा अनुमस्तिष्क व मेडुला मिलकर बनाते हैं। मिलकर बनाने का मतलब ये है, जो हमारा पांस है और अनुमस्तिष्क हो गया और उसके बाद मेडुला हो गया, मिलकर बनाने का मतलब सिंपल सी बात ये कि ये किसके पार्ट हैं, ये किसके पार्ट हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारे क्या होते हैं, कि ये हमारे होते हैं जाकर किसके, पश्च मस्तिष्क के पार्ट। क्या, पश्च मस्तिष्क के पार्ट किसके होते हैं, किसके हमारे होते हैं, तो ये भाई हमारे होते हैं क्या, पश्च मस्तिष्क के पार्ट। पश्च मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, है ना, क्या, पांस पांस अनुमस्तिष्क और मेडुला, आया समझ में, आया समझ में। सो भाई हमने आपका जो आपका क्या खंड आ है, क्या खंड आ है, जो कि होता है बहुविकल्पी और जिसमें होते हैं 20 प्रश्न, और आपको एक एक प्रश्न के 1 मार्क्स मिलते हैं। तो टोटल आपको मिलते हैं कितने, 20 मार्क्स, जिनको करना होता है ओएमआर शीट पर। उसका हमने पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको विद कॉन्सेप्ट के साथ कराया है, आया समझ में। आपने देख लिया है, अगर आप यहां तक आए तो आपने देखा है कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि हमने आपको बगैर कॉन्सेप्ट के बताया हो, है ना। हम आपको डायरेक्ट टिक नहीं करवाते, हम पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसका क्या रीजन है, तब हम टिक लगवाते हैं ना, क्यों, आखिर वही राइट है, आया समझ में। सो आप समझ सकते हो, इसी प्रकार से हमारे चैनल पर भाई स्टडी होती रहती है। सो प्लीज आप हमारा सपोर्ट कीजिए, और आप समझो हम आपके लिए करना तो बहुत कुछ चाहते हैं। हमारी तो इच्छा यही रहती है कि तुम्हें हम दिन रात पढ़ाते ही रहें, इतनी हमारी इच्छा रहती है, मगर करें क्या, मजबूर हैं। हमारे पास अभी उतनी बड़ी व्यवस्था नहीं कि आपको लगातार पढ़ाया जाए। सो अगली बार थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए आपने देखा होगा कि एक ही वीडियो वो था जिसको हमने 3 पार्ट में किया है ना, क्योंकि डायरेक्ट 3-4 घंटे का वीडियो हम नहीं भाई बनाकर आपके मतलब चैनल पर, अपने चैनल पर डाल सकते, क्योंकि अभी हमारे पास वो अब सुविधा नहीं है। लेकिन हाँ, तब भी हम हार नहीं मानेंगे और आपके लिए मेहनत जरूर से जरूर करेंगे और आपको जरूर जरूर सिखाएंगे। इसीलिए हमने इस मॉडल पेपर का ये एमसीक्यू वाला एक पार्ट बनाया है। सो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। इस पार्ट में हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपका पूरा पूरा एमसीक्यू और एमआर शीट वाला 20 मार्क्स वाला सॉल्व करा दिया है।
सो प्लीज भाई आप हमारा सपोर्ट कीजिए। जब आप हमारा सपोर्ट करोगे तो हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट जरूर से जरूर देंगे और जरूर से जरूर आपको अच्छा मार्क्स दिलाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। सो भाई आप हमारा सपोर्ट कीजिए। और हाँ, एक बात ये समझ लो कि इन सभी क्वेश्चनों का आप नोट्स जरूर से जरूर बना लीजिएगा। और जब आपका पूरा पूरा मॉडल पेपर मतलब लीक सॉल्व हो जाए ना, तो आप उनके सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़कर स्वयं आप सॉल्व करने की कोशिश करो। आप टाइमर सेट कर लो, देखो 3 घंटे 15 मिनट में आप सॉल्व कर पाते हो पेपरों को कि नहीं सॉल्व कर पाते। आया समझ में? जब आप ऐसा करोगे और हर एक चुनौती का सामना करने के लिए आप तैयार रहोगे, तो आपका कोई भी माई का लाल जन्मा नहीं कि आपका बेहतरीन मार्क्स लाने से रोक दे। आया समझ में? सो भाई आज की क्लास यहीं तक रखेंगे और फिर इनके आगे क्वेश्चनों को जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनको भाई अच्छे से सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे एक नई क्लास में। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट। मगर भाई हाँ, सपोर्ट करना आप स्टार्ट कीजिए। और हाँ, कैसी आपको क्लास लगी कमेंट करके जरूर जरूर बताइएगा। और जो आगे फ्रेंड नहीं आए थे ना, उनके पास भी क्या करो, इस सेशन को शेयर कर दो और बुला लाओ अपने सभी फ्रेंड्स को कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जी जान से स्टडी कराया जाता है विद कॉन्सेप्ट। आया समझ में? सो फिर बाय बाय स्टूडेंट, चलते हैं और फिर मिलेंगे आपको एक नई क्लास में नए क्वेश्चन और नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।